नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था बिल्कुल वही प्रॉमिस पूरा करने आया हूं आज। तो मैंने आपसे कहा था कि जो 2013 एलडीसी का पेपर हुआ था, आरपीएससी ने जो पेपर लिया था, एग्जैक्टली वही सिलेबस सीईटी के पेपर में इस बार अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है। तो सीईटी में क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं पहले, और जो पहले 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 बने हैं उनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन चुके हैं, और आज हम उनका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप सभी साथी बिल्कुल रेडी होंगे और मैं भी रेडी हूँ उन सभी प्रश्नों के साथ जो प्रश्न आपके एलडीसी 2013 में पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न सारे समझ में आएंगे। अब मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा कि क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे मतलब पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, और उन क्वेश्चन के बिहाफ पे इस तरह के क्वेश्चन नए बन सकते हैं। तो मैं सारे पेपर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, तो आप बिल्कुल मुझसे जुड़े रहिएगा। तो ये हमारा पहला जो टेस्ट हुआ था 2013 वाला, उससे पहले भी हुए हैं, बट लेटेस्ट की बात करूं तो 2013 वाले पेपर का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, वो देखिएगा। ये हमारा वैदिक गणित से क्वेश्चन आया था। किससे आया था? वैदिक गणित से क्वेश्चन आया था। वो क्या है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है, यानी गलत पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है दोस्तों? ये गलत कथन की बात कर रहा है। कौन सा गलत है आपसे पूछ रहा है? पहला है, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक क्या है? 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 होता है। बिल्कुल करेक्ट है। यानी कभी किसी पूर्ण वर्ग की बात करें तो पूर्ण वर्ग में 2, 3, 7, 8 और ये 7 और 8 ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होते। ये जो चार अंक है, अगर आप स्क्वायर करके देखें किसी भी संख्या का, तो आपको कभी भी दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा। इसके बाद बात करें, यानी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पहला हो सकता है मतलब होता है, अंदर इनमें से ही होता है, इसके अलावा नहीं होता है। जिस संख्या के अंत में 1 0, 3 0, 5 0 शून्य हो, या वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बिल्कुल ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये क्या बोल रहा है? खुद ही कह रहा है कि 1, 3, 5 अगर है तो जो जीरो है वो सम संख्या के रूप में नहीं है। अगर सम संख्या के रूप में नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा। ठीक है। अगला क्या कह रहा है? वो कह रहा है जिस संख्या का बीजांक 2, 3, 5, 6 अथवा 8 होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक यानी जिसको डिजिटल सम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? 1, 4, 7 या 9। 9 का मतलब जीरो भी होता है। ये चार बीजांक होते हैं। ठीक है। ये वैदिक गणित का ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिएगा मुझसे। मैं आप सभी के लिए जो एग्जाम में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें मैं आपको कवर करके बताऊंगा। तो यहाँ पर 1, 4, 7, 9 कभी भी पूर्ण वर्ग का बीजांक जो होता है, बीजांक 1, 4, 7, 9 के अलावा कभी नहीं होता। तो ये चार ही यहाँ पर बीजांक होते हैं, पर ये गलत लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 8, 2, 3, 5, 6, 8 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। इसका मतलब असत्य के लिए कौन सा? यही वाला मेरा आंसर होगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हुआ? इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन, क्योंकि पहला और दूसरा, उसके अलावा चौथे की बात करें तो चौथा भी सही है। एन अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में n/2, यानी अगर मान लीजिए 6 अंक है तो वर्गमूल में 3 अंक होंगे, और 7 है तो 7 और 1 8/2 यानी 4 अंक होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हम बात करें, ऑप्शन नंबर थर्ड जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारा पूछा गया था। वो भी हमारा पूर्ण वर्ग से पूछा गया था। क्या पूछा गया था? किसी पूर्ण वर्ग संख्या के चरमांक, चरमांक की बात कर रहा है। चरम अंक का मतलब होता है इकाई अंक बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? चरम अंक को दोस्तों इकाई अंक बोलते हैं। ठीक है, चरमांक का मतलब होता है इकाई अंक। इसके बाद बात करें तो क्या बोल रहा है? इसके घनमूल का चरमांक क्या होगा? तो तीन जो चरमांक आता है वो किससे आता है? जैसे हम बात करें, 2 का क्यूब करने से 8 आता है। ठीक है। 3 का क्यूब करने से 7 आता है। और जैसे 2 से ही आया तो उससे 8 से करने पर क्या आया? 2 आया, और 7 का करने पर 3 आता है। इसके अलावा बाकी जो हो सब में सिमिलर होता है, यानी 1 का क्यूब करने पर 1 आता है, 4 का क्यूब करने पर 4 आता है, 5 का क्यूब करने पर 5 आता है, 6 का क्यूब करने पर 6 आता है, 9 का क्यूब करने पर 9 आता है। लेकिन इसके अंदर यही केस, केवल 4 अंक आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो 2 पे 8 आता है, 8 पे 2 आता है, लेकिन 3 पे क्या आता है? 7, 7 पे क्या आता है? 3। तो क्या बोले? जिस संख्या का चरमांक 3 है, ठीक है, घन पूर्ण घन संख्या का चरमांक 3 है, 3 किससे आया? 7 से। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 इसका करेक्ट जवाब था। तो ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा गया। तो ये हमारा वैदिक गणित पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है 1013 के घनफल में शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो 1013 का घनफल करो, और यानी क्यूब करने के बाद आपसे क्या पूछा गया? इसके अंदर मुझसे पूछा गया कि इसके क्यूब करने पर इसमें घनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था एग्जाम के अंदर। अब देखो, इसको करने के लिए हमारे पास अगर हम बात करें तो टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है। तो शून्यों की संख्या एक तो पूछता है, अंत में शून्यों की संख्या। तो पहली बात, अंत में एक भी शून्य नहीं आएगा, ये कंफर्म है मुझे। अंत में एक भी शून्य नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ जीरो नहीं है, इसलिए क्यूब नहीं आएगा। कभी अगर आपको क्यूब करना हो और आप कभी भूल भी जाएं कोई भी तरीका, क्योंकि वैदिक गणित में बहुत सारे तरीके हैं, तो इसको 1000 + 13 का हम लोग क्या लिख सकते हैं? होल क्यूब लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो क्या 1013 को लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो अगर इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ए का क्यूब। यानी अगर हम देखें यहाँ पर क्यूब की बात करें तो 3 जीरो का क्यूब करोगे तो 9 जीरो हो जाएंगी, प्लस क्या होता है? बी क्यूब, 13 का क्यूब हमको करना है।
ठीक है, 13 का क्यूब होता है 2197 हमारे पास होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a का मतलब 1000 इंटू बी का मतलब क्या है 13, और इसके ब्रैकेट में लिखोगे 1000 ए प्लस बी, हमारा ये फॉर्मेट होता है। यहां से अब मुझे एक एक स्टेप को सॉल्व करना है और मुझे चेक करने की जीरो कितनी है। तो यहाँ पर ये तो एज इट इज रखा हमने, कितना, चलो 9 जीरो है प्लस 2197 हमारे पास है। देखो 4 स्थानों पर तो 4 स्थान गिर चुके हैं, यानी जो आगे के स्थान देखने हैं अब। ठीक है, अब देखो 13 थी 39, 39 गुणा 3 जीरो यहाँ पर और 3 जीरो यहाँ पर है, तो 39, ठीक है, और 6 जीरो हो गई है। इसके बाद बात करें, अब एक और पॉइंट है हमारे पास। अब देखो एक एक पॉइंट में जीरो की बात करने जा रहा हूं, जीरो पूछ रहा है मुझसे। अब यहां पर बोल रहा है, देखो अब मैंने इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया। अब 13 गुणा 13, ठीक है, यानी 169, और 169 गुणा 100 गुणा मतलब 169 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 13 16 3 48 और 9 3 27, यानी 507 गुणा करने पर आया। कितनी जीरो, 000 हमारे पास है। तो अब देखो एक एक पॉइंट को देखो, मुझे चेक करनी है कि जीरो कितनी आ रही है। तो इसको देखो लास्ट के, अगर हम बात करें इसके अंदर लास्ट के 3 जीरो हमारे पास नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो के लिए ये हमारे पास अंक है। चौथे स्थान पे भी हमारे पास अंक आ चुका है, यहाँ पर 2 आ चुका है। ठीक है, पांचवें स्थान की बात करें, पांच और छठे की बात करें, अब इस पूरे स्थान पर देखो जीरो कितनी हमारे पास आ सकती है, हमें ये चेक करनी है। तो देखो हम यहाँ पर जीरो की बात करेंगे, हम यहाँ पर जीरो की बात करेंगे, जीरो कितनी आ सकती है देखना एक बार। देखो अब क्या क्या होगा समझते हैं इसके अंदर। अब देखो मेरे को अगर मैं जोड़ूंगा, देखो ये देखो कितनी 4 जीरो तो हो गई। पांचवें स्थान पे नंबर है क्या, 1 2 3 4 5, 5 पे यहाँ पर जीरो है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर 1 2 3 3 4 5, 5 पर है नहीं, इसके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास यहाँ भी यहाँ पर जीरो आएगी बिल्कुल। तो इसको अगर आप जल्दबाजी ना करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं, देखो अब सिंपल वे में, एक कितनी जीरो, 9 जीरो है ना, 3 3 6 और 9 जीरो। ठीक है, तो बीच में एक जीरो बचेगी, ध्यान रखना है यहाँ पर। इसमें कितनी जीरो, 6 जीरो 39, तो 1 2 3 4 5 6 और 39 हमारे पास ये आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास ये आ गया 000 1 2 3, और उसके बाद है 507 507, और लास्ट में 2197। चलिए तो अब देखो कहाँ कहाँ जीरो मिल रही है, क्या इन चारों पे जीरो मिल रही है, नहीं मिल रही है। यहाँ जीरो मिल गई एक, यहाँ पर जीरो मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 जीरो, इसका मतलब है इसके रिजल्ट में कितनी जीरो आ रही है, 2 जीरो। तो ये आपको इस तरह से मेहनत करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपको क्यूब का तरीका याद नहीं तो आप हमेशा a प्लस बी का होल क्यूब करके करेंगे तो आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था हमारा। क्या लिखा हुआ, संख्याएं लिखी हुई है, 25 के बाद 4 जीरो है, 64 के बाद 5 जीरो है, ये हमारे पास लिखा हुआ है 7056 है ये दोस्तों, ये क्या है, ये 7056 है, 70,560 हमारे पास है। और इसके बाद बात करें 1 2 3 3 4 7 जीरो हमारे पास है, में से पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी मैं पूछ रहा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो इस पॉइंट को जरा समझना एक बार। यहाँ पर देखो कितनी जीरो है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास 4 जीरो है। ये 4 जीरो पूर्ण वर्ग में होती है, 25 भी क्यूब हमारे पास पूर्ण वर्ग बोला है, स्क्वायर की फॉर्म में। अगर हम देखें यहाँ पर 64 जो है, इसमें 5 जीरो हमारे पास लगी हुई है, ये क्यूब नहीं होती, ये स्क्वायर नहीं होती हमारे पास, इसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। और यहाँ पर इसमें 1 जीरो, ये भी स्क्वायर नहीं होगी, यहाँ पर 7 जीरो है तो ये भी स्क्वायर नहीं होगी। तो इसका मतलब हमारे पास केवल ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसके अंदर केवल ए जो हमारे क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो हमें इस तरह से पूछ सकता था आपसे। तो हमें ध्यान रखना है कि किस किस में हमारे पास जीरो को देखकर हम जज कर सकते हैं। अभी हमने एक पॉइंट भी पढ़ा था, देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, घन संख्या का बीजांक नहीं होता है। घन संख्या का बीजांक, जब बीजांक मतलब अंकों का योग, डिजिटल सम जिसको बोलते हैं, तो घन संख्या का बीजांक क्या होता है, हमेशा घन संख्या में बात कर रहा हूं मैं। तो घन संख्या में दोस्तों बीजांक होगा 1 8 9 होता है घन संख्या में, इसके अलावा कोई बीजांक नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 8 9, इसके अलावा बचा कौन सा, 7, तो बीजांक नहीं होता कौन सा, 7। तो यानी देख लो इस तरह से वैदिक गणित से 5 क्वेश्चन तो ये पूछे जा चुके हैं। चेक करते हैं आगे भी कोई है क्या। बिल्कुल छठा क्वेश्चन भी हमारे पास पूछ रहा है, द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि भी हमारी वैदिक गणित का पार्ट है, तो इस पे भी हमारा क्वेश्चन बन चुका है। 6 क्वेश्चन 50 में से बने थे जब एलडीसी का पेपर पूछा गया था और आरपीएससी ने। तो यहाँ पर पूछ रहा है, इसके द्वंद्व योग करते समय, संख्या का वर्ग करते समय कितने अंक के समूह बनेंगे। अब समूह कैसे बनाते हैं, समूह स्टार्टिंग करो यहाँ से 2 से, तो एक समूह 2 का बनेगा, फिर 2 और 4 मिलकर 24 बन जाएगा, फिर 245 बन जाएगा, फिर 2 4 5 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 4 5 6 1 हो जाएगा। अब देखो ये 5 हो गए हमारे पास, उसके बाद फिर 1 2 छोड़ दो,
फिर 2 छोड़ने के बाद बचेगा 45 61 बचेगा, फिर उसके बाद 4 छोड़ दो, फिर बचेगा 561 बचेगा, फिर बचेगा 61 और उसके बाद बचेगा 1। अब इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है, समूहों की संख्या अगर आपसे पूछी जा रही है तो समूह की संख्या दोस्तों कैसे निकाल सकते हैं, जितने अंक हैं, जितने अंक कितने हैं यहाँ पर 5, तो 5 का डबल माइनस 1, इतने समूह बनते हैं। 5 दूनी 10 माइनस 1 कितना होता है 9, तो इसका आंसर क्या होगा 9 समूहों की संख्या होगी। तो इस तरह से ये समूह वाला क्वेश्चन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, अभी भी हमारे एग्जाम में बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अचर बहुपद की घात होती है। ये बड़ा ही काम का क्वेश्चन है हमारा। क्या अचर बहुपद की घात होती है? दोस्तों अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। जैसे मैंने लिखा केवल 2, केवल 5, ये सब अचर बहुपद है, या -2, क्योंकि इसके आगे x की पावर 0 लगा सकते हैं हम लोग। तो ये क्या है, हमारा अचर बहुपद है, और अचर बहुपद की घात कितनी होती है, यहाँ पर 0 होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर क्या होगा, 4 इसका करेक्ट जवाब होता है। सीधा क्वेश्चन पूछता है ये। अगला क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, m तथा n के वे मान क्रमशः जिनसे बहुपद, ये आपको दे रखा है एक बहुपद x+1 और x-2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब मुझे m और n के मान निकालने हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस बहुपद में इसका भाग पूरा पूरा जा रहा है और एक इसका भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो जब इसका भाग उसमें पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब ये है कि इसके यहाँ से जो x का मान आएगा ना, वो उसको पूरा पूरा संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, इसको बराबर 0 करो, x का मान आएगा -1 और उसको उठा के उसमें रख दीजिए। आप रखो इसमें -1, तो m -1 का क्यूब, ये क्यूब है हमारा, प्लस n, फिर -1 का स्क्वायर, प्लस 4, फिर -1 और -3 बराबर क्या हो जाएगा, मान रखते ही 0 हो जाएगा। तो एक समीकरण तो हमारा बन जाएगा -1 का क्यूब यानी -1, तो माइनस का m, ये प्लस का m n आएगा। ठीक है, अब देखो -4 और -3 यानी ये हो गया 7, तो 7 को उधर भेजा तो उधर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब कभी कभी जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना एग्जाम में, तो हम यहीं से भी जज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपने ऑप्शन को रख के देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रखने पर ये 7 हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं x का m का मान यहाँ पर रखता हूँ 11/4, तो ये माइनस का हो गया, और उधर जाके 17/4, 17 में से 11 गया तो ये कितना बचेगा 6/4, यानी 7 नहीं होगा। अगर मैं इसके आपसे बात करूं, दोनों सेम साइन है, यहाँ भी काम नहीं करेगा। इसके बाद इसके अंदर बात करके देखते हैं, तो इसके अंदर बात करके देखिए तो m का मान 11, तो -11 और -17 नहीं होगा। अब ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, इसको रख के देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर -11 रखा तो प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है, 11/4, और वो प्लस का 17 और 11 28/4 यानी बिल्कुल 7, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। यानी पूरा करने की जरूरत आपको नहीं थी, इस क्वेश्चन को नीड नहीं है पूरा सॉल्व करने की, सिंपल से क्वेश्चन वे में इसका आंसर हो जाता है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला। ठीक है, उसके बाद समीकरण निकाय के आवश्यक क्षेत्र क्या पूछ रहा है। अब देखो समीकरण, आपको जब भी समीकरण दिए जाते हैं तो हमसे पूछता है कि समीकरण के अंदर कितने हल प्राप्त किए जा सकते हैं, समीकरण में कितने हल प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक समीकरण आपको ये दे रखा है, ठीक है, और एक समीकरण आपको ये दे रखा है, मुझसे पूछ रहा है अद्वितीय हल। अब देखो हल 3 तरह के होते हैं, एक होता है अद्वितीय हल, दूसरा होता है कोई हल नहीं, और तीसरा होता है अनंत हल। अद्वितीय हल का मतलब है कि जब अपन बात करें दो समीकरण में जो गुणांक होते हैं उनका गुणांकों का अनुपात समान न हो। अगर a1 और a2 में अनुपात लिया जाए और b1 b2 में अनुपात लिया जाए, तो उनका अनुपात अगर समान नहीं है तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को बोलते हैं इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन, यानी केवल एकमात्र सॉल्यूशन। देखो a1 का मान कितना है 2, तो पहले समीकरण से जो a का मतलब है वो है x का गुणांक, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है 3, तो यहाँ पर 3 उठा लिया, ठीक है। ऐसे अगर b1 की बात करें तो b1 का मान है अपने पास k और b2 का मान है अपने पास -5, ये होगा। देखो b का मतलब y का गुणांक है। अब देखो यहाँ सॉल्व करो, नॉर्मल सॉल्व करोगे तो k नॉट इक्वल तो नॉट इक्वल आएगा, तो 5 दूनी 10, 10/3, तो इसका आंसर क्या आ गया, k नॉट इक्वल टू 10/3, यानी ऑप्शन फर्स्ट नॉट इक्वल में मिलेगा। अद्वितीय हल का केस ऐसा केस है जिसमें हमेशा आपको आंसर किसमें मिलता है, नॉट इक्वल की फॉर्म में ही प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये लॉग का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी भी हमारे सिलेबस में लॉग लिखा हुआ है और लॉग पे क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है मुझसे, बोल रहा है इसका इस समीकरण के हिसाब से लॉग का मान। अब लॉग के नियम अगर आपको पता है तो लॉग जैसे बेस 10, लॉग 2, लॉग 4, बेस x बराबर 0, ये आपको दे रखा है एक तरह से, या ब्रैकेट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। देखो एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, जिसे मैं लिखा a की पावर x बराबर b लिखा, तो इसको लॉग में लिख सकते हैं। लॉग में बेस होता है, बेस कहाँ लगा होता है, पूंछ पे लगा होता है, ये वाला बेस सेम रहता है और वैल्यू आपस में इंटरचेंज, तो यहाँ b लिख दो और वहां x लिख दो। तो जब इससे आपने इसको वो लिखा तो आप डेफिनेटली उससे भी इसको लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इस a को हटाता तो क्या होता, b बराबर a की पावर x होता है ना, ऐसे ही होता। तो यहाँ पे अगर मैं 10 हटाऊंगा तो यहाँ पर 10 की पावर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा log 2 log 4x, ये रह गया 10 की पावर 0, जिसका मतलब होता है कितना 1,
ओके, अब दोबारा देखो, ये वाला 2 हटेगा यहाँ से, ये 2 हटेगा तो 2 की पावर में चला जाएगा, तो क्या बचेगा log 4 बेस x और 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या होता है 2। अब यहां से अब की बार फिर 4 हटेगा तो 4 के स्क्वायर में चला जाएगा, तो x का मान हो गया 4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 16 है, इसका करेक्ट जवाब है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, सीईटी में जरूर पूछेगा एग्जाम में। तो इसका मान क्या होगा दोस्तों 16, इसका करेक्ट जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, समीकरण आपको दे रखा है में x का मान। अब देखो समीकरण में x का मान समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है हमेशा। तो आप इसको चाहो तो सॉल्व कर लो पूरा। अब देखो अगर सॉल्व करूंगा तो क्या क्या मान आएगा, x का मान पूछ रहा है आपसे। तो देखो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, प्लस x माइनस x कट गया, 0 हो गया। अब ये x माइनस है, ये बाहर आएगा तो 2x हो जाएगा, तो बचेगा 2x बराबर x प्लस 5। तो यहाँ पर x का मान क्या आया, x का मान आ गया अपने पास 5 ओनली। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया अपने पास 5 आ गया। चाहो तो रख के देख लो 5 इसके अंदर, वही संतुष्ट करेगा। तो आंसर 5 ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, वैसे 5 रखूंगा तो देखो -5 माइनस माइनस प्लस, +5 +5 -5 0, ये 0 हो चुका है, तो माइनस का 5 बाहर आएगा तो प्लस का 5। ठीक है, तो 5 और 5 10 और 5 और 5 10 बिल्कुल सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, बिल्कुल यही है इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, 5:3। 5:3 का मतलब है 5 लड़के हैं तो लड़कियां 3 है, टोटल कितने हो गए 8। यानी इसका मतलब यह है कि पूरी क्लास 8 की फॉर्म में होगी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती क्या होगी, वो आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल 8 के मल्टीपल जो है 32 हो सकता है, बिल्कुल 32 को मैं 8 के रूप में बांट सकता हूँ, 40 को मैं बांट सकता हूँ, 56 को मैं बांट सकता हूँ, पर मैं 36 को नहीं 36 को नहीं बांट सकता। तो आंसर मेरा क्या है, आंसर इसका बेटा 2 होगा, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, 13वां। घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक जाने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अब देखो मैं आपको बोलूं, इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि सर ये चैप्टर तो सिलेबस में ही नहीं है हमारे। बिल्कुल नहीं है सिलेबस में, पर आपके सिलेबस में एक चैप्टर लिखा हुआ है जिसका नाम है समीकरण। अगर समीकरण किसी सिलेबस में लिखा हुआ है मैथ्स के, तो इसका मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, समय काम से लेकर समय दूरी चाल तक कुछ भी पूछ सकता है आपसे, बीच में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपके सिलेबस में समीकरण है तो दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है, नहीं कॉन्सेप्ट सारे आपके पास होने चाहिए। तो चलो इसकी बात करते हैं। तो एक बच्चा घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर जाता है और अपने कार्यालय पर 5, एक व्यक्ति है ना, और 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी जो निश्चित समय उससे 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है, निश्चित समय से 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो देखो अगर हम चाहें तो दूरी को ऑप्शन, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम लोग, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे हम समय निकालेंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समय हमारे चाल अपने पास है नहीं। तो एक काम करते हैं हम, हमको पता है देखो ये हमारा क्या है, चाल है, चाल गुणा समय, समय पता नहीं है, समय को मान लिया टी, टी में कितनी देरी 5 मिनट देरी से, नहीं 5 मिनट ज्यादा। तो देखो चाल गुणा समय बराबर दूरी होता है। ऐसे अगर उसकी चाल 5 होती तो उसको समय कितना लगता, टी माइनस 4 मिनट जल्दी पहुंचता। और दोनों दूरी आपस में क्या है, दोनों दोस्तों दोनों दूरी आपस में बराबर है। भाई अगर वो 4 की चाल से जाए तो समय ये लगता है, ठीक है, और अगर वो 5 की चाल से जाए तो समय 5 की चाल से जाए तो समय इतना लगेगा। तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय बराबर दूरी होती है, तो दोनों दूरियां बराबर है। तो 4t ये समीकरण की फॉर्म में किया है मैंने, प्लस 20 डायरेक्ट शॉर्टकट भी होता है इसका, 5t माइनस 20। तो यहाँ पर t का मान कितना होगा, 20 इधर आएगा तो 20 और 20 40 मिनट। यानी उसका मतलब है कि उसको डेली अपने, अबे मिनट क्यों, क्योंकि ये टी 5 मिनट में बटे में 60 था, बट वो मुझे पता है कि 60 कट जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है शुरू में ही। ओके, पर अभी कैलकुलेशन के लिए लिखूंगा। अब मुझसे पूछ रहा है घर से कार्यालय की दूरी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल क्या है इसकी, मान लो 4, तो समय कितना लगा उसको, समय देखो लिखा हुआ है t+5, t+5 यानी 40 + 5 45, 45/60। ओके चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3/4 और ये 4 कट गया तो आ गया 3 किलोमीटर, इसका आंसर हो गया। चाहो तो आप इससे दूरी निकाल लो, आप इससे भी निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो 40 माइनस 4 यानी 36/5, तो 5 से काटा 60 को 12 बार, 12 36 काटा 3 बार, 3 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। यानी ऑप्शन एक इसका करेक्ट जवाब है 3 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 14वां, x + 1/x = 4 आपको दे रखा है, x + 1/x = 4, और आपसे पूछ रहा है x² + 1/x² का मान ज्ञात करो। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है a² - 2। क्या होता है a² - 2, यानी क्या हो गया अपने पास, 4 का स्क्वायर 16 - 2 यानी 14 इसका आंसर होता है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है इसका, और अगर कभी आपको शॉर्टकट नहीं समझ आए तो आप इसका होल स्क्वायर करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। पर अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली सब बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो अगला क्या है,
15 क्वेश्चन। एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया है, यदि एक पंक्ति में से एक विद्यार्थी को अतिरिक्त खड़ा की यदि एक पंक्ति में एक विद्यार्थी को अतिरिक्त खड़ा किया जाए तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। यानी इसका मतलब है यहाँ पर दो चीजें गायब कर रहा है, मतलब दो बातें कर रहा है। एक तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या और पंक्तियों की संख्या, ये आपको ध्यान रखना, समीकरण बनेगा यहाँ पर, इसका मतलब ये है। और क्या कह रहा है, यदि एक पंक्ति में एक विद्यार्थी कम खड़ा किया जाए तो पंक्तियों की संख्या 3 बढ़ जाती है। ठीक है, तो बोल रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है आपको। तो अब इसको देखो, आप चाहो तो समीकरण बनाना ही पड़ेगा वैसे तो आपको, चाहो तो क्या, आपको पहले इसको एक्स और वाई की फॉर्म में मान लेते हैं। मैंने माना एक्स पंक्ति है, मैंने माना पंक्ति क्या है, पंक्ति है एक्स और विद्यार्थी एक पंक्ति में, ये पर पंक्ति में विद्यार्थी है, विद्यार्थी क्या मान लिए, वाई। ओके, अब इसको क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्या कह रहा है, अगर एक पंक्ति में एक विद्यार्थी को अधिक खड़ा किया जाए तो विद्यार्थियों को y+1, ठीक है, और तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है, तो 2 कम का मतलब x-2। इसका टोटल मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो x गुणा y के बराबर ही आएगा, क्योंकि पंक्ति गुणा विद्यार्थियों की संख्या, टोटल विद्यार्थी आ गए हमारे, तो ये विद्यार्थी हो गए। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, यहां से आ गया xy, इसको इससे गुणा किया -2y प्लस का x माइनस का 2 बराबर xy। तो यहां से इक्वेशन बन गई हमारे पास, क्या बन गई, इक्वेशन आ गई x माइनस 2y बराबर 2। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास। आगे क्या कह रहा है, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, यदि एक पंक्ति में विद्यार्थी को कम खड़ा किया जाए, यानी पंक्ति में अगर अब y-1 विद्यार्थी खड़े हो गए तो यहाँ पर पंक्तियां कितनी बढ़ जाती है, पंक्ति संख्या 3 बढ़ जाती है, लो बराबर xy। चलो गुणा करो इसको, तो xy y 3y माइनस x माइनस 3 बराबर xy। तो ये तो कट जाएगा हमारे पास, ठीक है, जैसे यहाँ कट चुका था, वो तो लेना भी इसलिए था। क्या रह गया, माइनस का x प्लस का 3y बराबर 3। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन जोड़ूंगा, दोनों इक्वेशन क्या करूंगा, जोड़ूंगा तो x x कट जाएगा, तो 3y में से 2y गया तो 1y, और 1y का मतलब हो गया, y का मतलब हो गया 5। दोस्तों अगर y का मतलब 5 है, अगर y का मतलब 5 है तो x का मान निकाल सकते हैं ना आप यहाँ से। तो x का मान निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो। चलो इसी में रख देते हैं, x y का मान 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x का मान 12 आ गया। लेकिन इसका मतलब पंक्तियां हैं 12 और विद्यार्थी है 5, ठीक है, एक पंक्ति में विद्यार्थी है 5, तो 12 5 60 विद्यार्थी हमारे पास हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट जवाब होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखो, अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक पंक्ति में एक विद्यार्थी कम खड़ा किया गया, आपने पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, एक अधिक खड़ा किएगा, तो 5 और 1 6 हो जाएंगे, तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो गई, बिल्कुल 10 रह गई भाई, 6 गुणा 10 60 हो गया। अगले क्या बोल रहा है, अगर एक विद्यार्थी कम किया जाए, क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी कम, अगले में क्या, एक विद्यार्थी को कम खड़ा किया जाए, तो यहाँ पर विद्यार्थी कम खड़ा किया तो विद्यार्थी कितने रह गए, 4, और 4 विद्यार्थी को अगर हम खड़ा करेंगे तो 15 पंक्तियां चाहिए होंगी, बिल्कुल 15 मतलब 3 बढ़ गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट इसका 15वें क्वेश्चन में सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने परसेंट प्राप्त करने थे, 36% अंक प्राप्त करने थे, और उसने 28% अंक प्राप्त किए, तो डेफिनेटली फेल ही होगा। जब 36 प्राप्त करने 28 प्राप्त करोगे तो इसका मतलब 8% से आप फेल हो गए। अब वो क्या कह रहा है, यदि वह 6 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया हो, इसका मतलब है 8% जो है वो 6 के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है तो पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक हमेशा 100% होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 100% का मान अगर मैं निकालूंगा तो 6/8 गुणा 100, चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3/4, 4 से काटा 25, 25 या 75, इसका मतलब है विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 75 इसका आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड इसका क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी ने 41,650 रुपए की दर से 2 स्कूटर बेचे, यानी इसका मतलब है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। काफी बार ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी भी सीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। ठीक है, उसने एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि हुई है, तो कुल लाभ अथवा हानि परसेंट पूछ रहा है। तो बिल्कुल जब हम बात करें 25-25 सेम है, तो 25 का स्क्वायर बटा 100% हमेशा क्या होता है, हमें लॉस होता है, और 25 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 6.25 आएगा परसेंट में, तो ये लॉस होगा, तो 6.25% की हानि। चलिए इसका करेक्ट जवाब था ये ऑप्शन 2। चलिए 17वां क्वेश्चन हो गया। 18वें को देखते हैं, क्या कह रहा है, रवि ने 200 गाय 5 माह तक, सलीम ने x गाय 4 माह तक किसी खेत में चराई। ठीक है, इसका मतलब ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन आ गया। यदि रवि ने सलीम से दुगना किराया दिया हो तो x का मान ज्ञात करें। तो इसका मतलब एक देखो, पार्टनरशिप में हमेशा एक खास बात क्या होती है कि पार्टनरशिप में जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो हमेशा
जिस रेशो में आप इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशो में आपको प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें रवि की, तो रवि ने 200 गाय 5 माह के लिए चराई, ठीक है, तो 200 गुणा 5, और उसकी बात करें तो उसने x गाय 4 महीने के लिए चराई। इसका जो मान होना चाहिए वो इनके किराए के समान होना चाहिए, मतलब किराए के रेशो पर होना चाहिए। तो रवि ने सलीम से दुगुना किराया दिया, तो रवि ने दिया 2 रुपए, तो सलीम ने कितना दिया 1, तो इनका रेशो 2:1 के बराबर है। चलो उसको काट लो, उसको चाहो तो ये हो गया 1000 बटा 4x बराबर 2/1। ओके, चलो उसको ब्रज गुणा कर लो या फिर काट लो इसको। तो x का मान निकालना है, x का मान निकाला तो 4 दूनी 8, नीचे 125 आएगा, 1000/8। इतनी गाय चराई उसने, 125 गाय चराई, तो ऑप्शन ए 18वें में इसका सही आंसर है। चलिए 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, 4800 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का ब्याज की राशि क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे ब्याज पूछा गया है। तो 4800 रुपए मूलधन है अपना, और 4800 रुपए पर अपने से 5% की दर से आपसे 2.5 वर्ष का ब्याज पूछा। 2.5 का मतलब 5/2, नीचे 100 लगेगा ही लगेगा। चलिए ये ब्याज आ गया हमारा। 24 गुणा 25 आपको करना होता है, तो इसका मतलब होता है 600 रुपए। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला, 4000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 4410 रुपए हो तो समय ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो 4000 रुपए का 5% की दर से 5% दे रखा है आपको, वार्षिक चक्रवृद्धि पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि मिश्रधन इतना दे रखा है, तो 5% का मतलब नीचे 20 ऊपर 21 होता है। समय कितना है, समय 2 है, तो 441/400। अब यहाँ पर देखो मिश्रधन कितना है, 4100 और 4410 है ना मिश्रधन, तो मूलधन कितना होगा, बिल्कुल 4000 होगा। क्यों, एक जीरो बढ़ गई, यहाँ पे नीचे बढ़ा दी एक जीरो। अच्छा ये तो आपको दे रखा है, समय तो दे नहीं रखा, मैं तो जबरदस्ती करे जा रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं, जल्दबाजी में कर गए। यहाँ पर ध्यान रखिए वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलना है, दिमाग में सीधी वैल्यूज आती है। तो यहाँ पर समय नहीं है, समय मान लिया ये। तो जब रेट 5% है तो 5% का मतलब नीचे 20 ऊपर 21 होता है, समय n होता है, और ये मान हमेशा मूलधन अपॉन मिश्रधन के अनुपात के बराबर होता है। तो मिश्रधन बटा मूलधन निकाल लिया ये रहा। अब देखो यहाँ पर 0 0 कट गया, तो ये हो गया 21 का स्क्वायर और ये हो गया 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर समय कितना है, n का मान कितना है, 2 वर्ष इसका आंसर था। तो ये कुछ वैल्यूज है जो डायरेक्टली याद है मुझे, जिससे इसका आंसर निकल के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन 21वां क्या है, 8700 रुपए का बीजक निम्न शर्तों पर है। क्या कह रहा है, नगद पर तो उसको 15% डिस्काउंट मिलेगा, 8वें दिन में अगर वो करता है तो उसको 9% डिस्काउंट मिलेगा, 16वें दिन वो करता है तो उसको 6% डिस्काउंट मिलेगा, और 20 दिन के बाद करता है तो उसको 8% डिस्काउंट, यानी इसका मतलब पूरे की पूरी वैल्यू आपको चुकानी पड़ेगी। तो 19वें दिन भुगतान करने पर भुगतान की गई नगद राशि क्या होगी। तो भैया यहाँ पर देखो नगद पे 15% डिस्काउंट था, 8वें दिन तक 9 था, और 8 से 16 में 6% था, लेकिन 16 के बाद क्या है, यहाँ पर n यानी पूरी वैल्यू आपको चुकानी है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यहाँ पर 8700 रुपए, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 16 दिन के अंदर बात करें, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो, 8700 रुपए इसका करेक्ट जवाब है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया था, लिखा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है मुझसे, पूरक कोण युग्म है। पूरक कोण युग्म का मतलब समझते हो, जब दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर दो कोण जिनका योग क्या हो 90 डिग्री, इनका तो साफ ही दिख रहा है कि 90 डिग्री नहीं है, इसमें भी 90 डिग्री नहीं है, इसमें भी 90 डिग्री, अच्छा इसमें है और इसमें भी नहीं है, क्योंकि इसमें 135 है, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा, 90 होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि बेसिक बेसिक चीजें कभी कभार हमें नहीं पता होती है। उसके बाद क्या है, एक अष्टभुज में कुल विकर्णों की संख्या ज्ञात करिए, और विकर्णों के लिए कॉन्सेप्ट एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है फॉर्मूला, n(n-3)/2। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यहाँ पर n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। अब अष्टभुज है तो 8 भुजाएं हैं, तो 8 गुणा 5, क्योंकि 5 क्यों आया, क्योंकि 5 8 में से 5 गया 3 गया तो 5 बचा बटा 2, तो ये कट गया यहाँ पर 4, तो इसका आंसर कितना आया 20, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अष्टभुज में विकर्णों की संख्या पूछ रहा है, 20 आ गई। कभी कभी यहाँ पर पूछता है भुजाओं की संख्या, कुल भुजाओं की संख्या, तो भुजाएं पूछता है तो क्या करना होगा, आपको विकर्ण निकालकर उसमें 8 जोड़ना होगा, तो उसका आंसर क्या होगा 28, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ये लिखा हुआ है एक त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर बिंदु बिंदु डी इस प्रकार है कि एडी बराबर बीडी है। एक त्रिभुज बनाते हैं हम, देखते हैं त्रिभुज हमसे बनता है कि नहीं बनता, कोशिश करेंगे पूरी पूरी। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में मुझसे कह रहा है कि बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि एडी एडी और बीडी, यानी इसका मतलब कुछ इस तरह का है, यानी ये जो है बीडी और ये एडी बराबर है। क्लियर है, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है, और इसके अलावा कह रहा है कि AC जो है वो DC के बराबर है। इसका मतलब है ये वाली जो साइड है
AC और ये DC, ये वाली साइड आपस में क्या है, बराबर है। कोण C का मान आपको देखा 44, इसका मान है आपके पास 44 डिग्री। चलिए, तो पूछ रहा है कोण A पूरे का मान निकालना है, तो क्या निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, बस हमें कंडीशंस को फॉलो करना है, इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। ये बताओ, ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर है, इस त्रिभुज को देखो यहाँ पर, इस त्रिभुज में अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इन दोनों का योग जो होगा वो 180 में से 44 घटाने के बाद आएगा। तो 180 में से 44 घटाया तो कितना बचा? 136 डिग्री बचा। और 136 का मतलब दोस्तों अपने पास ये कितना हो गया? 136 का मतलब 136 का आधा, तो ये 68 डिग्री हमारे पास हो गया। तो ये भी क्या होगा हमारे पास? 68 डिग्री होगा। चलिए, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमको देखो इस वाले त्रिभुज को देखो, यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा बराबर है दोस्तों, है ना, AD, हाँ AD और BD बराबर है, तो इसका मतलब है इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये भी बराबर होंगे। ओके, अब मुझे एक बात बताओ आप कि अगर ये 68 है तो इस कोण का मान क्या होगा? इस कोण का मान हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल इस कोण का मान होगा 112 डिग्री। और बेटा 112 डिग्री अगर ये है तो इन दोनों का मान समान है यहाँ पर, तो 112 इन दोनों का मान क्या होगा? इन दोनों का मान 68 होगा, तो 68 होगा तो ये 34 होगा और ये भी क्या होगा? 34 होगा। अगर कैलकुलेशन सारी सही है तो आंसर बिल्कुल सही आने वाला है अपना। तो 68 डिग्री प्लस 34 डिग्री को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 60 30 90 90 और 12 102, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट जवाब है क्वेश्चन नंबर 24 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर क्या है? दिए गए चित्र में BC समांतर D, यानी ये क्वेश्चन जो हमको समांतर वाला, यानी ये जो समरूपता और सर्वांग वाला क्वेश्चन है, ये तो हर बार एग्जाम में वो पूछता ही पूछता है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दिए गए चित्र में BC और DE समांतर है, तो BC ये और DE आपस में समांतर है। DE का मान, इसकी भुजा का मान 5 दे रखा है, तो डेफिनेटली इसका मान 5 है, तो इसका मान आपको देगा कहीं ना कहीं, तो इसका मान आपको देखा 10 सेंटीमीटर, यानी ये 5 और ये 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी पूरे का क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपको? 120 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आप कुछ चीजें डायरेक्टली जज कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ADE का, यानी ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा आंसर है। दो तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मुझे पता है कि ये भुजा इसकी आधी है, इसका मतलब ये आधी तब होगी जब ये D और E दोनों क्या होंगे? मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु जब होते हैं तो ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ADE, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1/4 होगा किसका? त्रिभुज ABC के एरिया का। ठीक है, तो ABC का एरिया कितना है? 120 दे रखा है मुझे, तो यहाँ पर ADE का मान कितना होगा दोस्तों? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर समरूपता के लॉजिक से भी कर सकते हैं, क्षेत्रफल वाले लॉजिक से भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर वहां से भी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है? कार्तीय निर्देशांक पद्धति में यदि मूल बिंदु को 2 2 पर शिफ्ट कर दिया जाए, यानी यहाँ पर मूल बिंदु को 2 2 पर क्या किया? स्थानांतरित किया है, तो पूछ रहा है बिंदु 4 - 2 के नए निर्देशांक क्या होंगे? मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब देखो मूल बिंदु को, यानी 0 0 को मैंने स्थानांतरित कर दिया किस पर? 2 2 पर। ठीक है, इसका मतलब अब इसको मैं 0 0 रीड करूंगा तो ये मेरा मूल बिंदु बन जाएगा, तो यानी यहां पर 2 2 की कमी आ गई है। अब यहां पर पूछ रहा है तो 4 और -2 के नए निर्देशांक क्या होंगे? तो बेटा जब ये यहां शिफ्ट हो गया, यानी यहां पर एक तरह से मान लो किसकी कमी आ गई, किसकी, अपन ने 2 की वृद्धि की है एक तरह से, पर 2 की कमी का उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इसको 0 0 रीड करूंगा तो इसकी वैल्यू में भी 2 2 कम हो जाएगा, तो यहां से -2 करो और यहां भी -2 कर दो, और इसका आंसर क्या आएगा नया? 4 में से -2 गया तो क्या बचेगा? 2, और -2 और -2 माइनस का 4, तो नए निर्देशांक क्या होंगे? 2 - 4, इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो 2 - 4 यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट जवाब होगा। तो देखो अगर मैं इसको 0 0 रीड करूंगा तो इसका मतलब है -2 और -2 दोनों में चेंज करना पड़ेगा, और दोनों में जो चेंज किया वो नए में चेंज कर दो, आंसर निकल के आएगा। हमेशा इस तरह से करना है आपको। ठीक है, अगला क्या है? यदि दो बिंदु 3 4 और PY को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु XY है, यानी इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है? XY, तो X का मान यहां से क्या आएगा? X। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं देखिएगा जरा, इन दोनों को जोड़ लो, 3 + P/2, ये मध्य बिंदु x का मान आ गया, और y के लिए सेकंड वाला जो होता है, ये तो पता ही होगा आपको, x पहला दूसरा y, तो यहाँ पर y का जो मान होगा वो क्या होगा अपने पास? 4 + 7/2। ठीक है, ये तो यहां से हमारे पास x और y के मान आ गए, और क्या लिखा हुआ है? एक समीकरण दिया हुआ है। देखो जब भी समीकरण दिया हो तो समीकरण के साथ में आप ध्यान रखिएगा x और y के मान वहां संतुष्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अपन वैल्यू को रख देंगे, तो रखने पर क्या होगा? ये संतुष्ट करेगा और p का मान निकल जाएगा, तो 2x का मान, ये 2x हो गया एक तरह से, तो चलो काट लेते हैं डायरेक्ट, इसको रख देता हूं सीधा सीधा, देखते हैं क्या होगा। तो 2 ऊपर गया तो 2x यानी 3 + P प्लस 2y का मान क्या होगा? 4 + 7 यानी 11, चलो लिख देता हूं, बराबर +1 बराबर 0। तो यहां से p का मान निकालेंगे तो p का p रख दो, 3 और 4 7, 7 14 और 1 15, तो माइनस का 15 किसका मान आएगा? p का मान आएगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास है, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो गया? -15। देखिए ये अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में सॉल्व करने की। ठीक है, तो हम कौन से क्वेश्चन पे आ गए बेटा? हम
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन 28, उत्तल, पंचभुज, षटभुज और सप्तभुज। देखो कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, नाम दिया हुआ है और बोल रहा है बहिष्कोणों का योगफल पूछ रहा है। तो कोई भी बहुभुज दिया हो आपको तो उसके बहिष्कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो 360 का मतलब है यहाँ पर 4 समकोण। तो सब में क्या होगा? पंचभुज में भी 4 समकोण, षटभुज में भी 4 समकोण और सप्तभुज में भी 4 समकोण इसके अंदर होंगे। तो बिल्कुल ये इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के बेस पर हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नीचे दिए गए चित्र में क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल दे रखा है इसका कितना? 8 + 16√2 वर्ग इकाई है। तो x का मान क्या होगा? अब देखो यहां पर एक छोटी सी बात है, मैं बना देता हूं डायग्राम, अगर आपको नहीं विजिबल है तो। ये ऐसे दिया हुआ एक आयत, इस आयत में x√2 ये हमको दे रखा है, तो ये भी x√2 दे रखा है मुझे, और ये x दे रखा है, ये भी x होगा। ओके, और यहां पर आप देखेंगे जरा, तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री दे रखा है आपको, समकोण दे रखा है, ये x है और ये भी x है, ठीक है। अब मुझसे बोल रहा है इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग, बहुत आसान है क्षेत्रफल निकालना। ये समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होगा। तो x² प्लस, अब इसकी बात करें, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ये पूरे डायग्राम की बात करा, तो आयत का अलग निकाला, त्रिभुज का अलग निकाला, दोनों को जोड़ लिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा x, ये लंबाई है, चौड़ाई मान लेते हो, तो x² √2 बराबर अपने पास कितना है? 8 + 16√2, ये है। अब देखो कंपेयर करो, अगर मान लो x² का मान अपने पास 16 हो जाए, क्योंकि ये √2 अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, तो x² का मान 16 हो जाए तो 16/2 8 होता है, बिल्कुल ये काम कर रहा है। तो यहां पर बेटा x² का मान कितना हुआ? x² का मान अपने पास 16 है और x का मान यहाँ पर 4 होगा। प्लस माइनस, माइनस का क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहाँ पर x भुजा के रूप में है, तो प्लस का 4 ही आप लेंगे तो आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर दोस्तों क्या है? 4 है, तो इसका आंसर हमारे पास निकल कर आ गया। चलिए, उम्मीद है समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 4 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है। ये समलंब वाला क्वेश्चन तो अधीनस्थ बोर्ड भी पूछता है, बहुत बार पूछता है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उनके बीच की दूरी दे रखी 6, क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होता है क्षेत्रफल? 1/2 समांतर भुजाओं का योग 4 और 7 11, और उनके बीच की दूरी कितनी है? 6। चलो सॉल्व कर लो, तो आंसर कितना है? 33 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट जवाब है 30वें क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 31वां देखते हैं क्या है? एक घन और उसके अंदर पूर्णतः फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। चलो, एक घन बोल रहा है, एक घन दे दिया आपको और उस घन के अंदर एक गोला है। अब देखो घन के अंदर अगर मैं गोले की बात करूंगा, तो गोला अगर इस तरह है कि जो इसको स्पर्श कर रहा है, ठीक है, अब स्पर्श करेगा तो क्या क्या निकल के आएगा बेटा? निकल के आएगा कि अगर इसकी भुजा मैंने मान ली 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। काफी टीचर्स और काफी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भुजा को एक मतलब ए बी सी की फॉर्म में मानते हैं, एक्स वाई जेड की फॉर्म में मानते हैं, मतलब नहीं है, आप नंबर मानिए, क्योंकि कैलकुलेशन इससे आसान हो जाती है। तो देखो दोनों के आयतन का अनुपात बोला है, सबसे पहले आपको घन बोला है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, तो 2 का क्यूब। और गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, आर का मान कितना है? 1 का क्यूब। तो यहां पर हो गया 8/4/3 पाई, ठीक है, 4 से कट गया 2 बार, तो 6 ऊपर हो गया, 3 दूनी 6, 6/पाई इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सेकंड वाला इसका करेक्ट जवाब है, 6/पाई इसका करेक्ट जवाब है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? एक वृत्ताकार मैदान के 7 चक्कर लगाने पर एक धावक 1540 मीटर की दौड़ पूरी करता है। एक वृत्ताकार मैदान के 7 चक्कर लगाने पर एक धावक क्या कर रहा है? 1540 की मीटर की दौड़ पूरी कर रहा है। तो क्या पूछ रहा है? अब देखो 1540 की दौड़ पूरी कर रहा है 7 चक्कर लगाने पर, इसका मतलब है कि जब वो राउंड मारता है तो वो परिधि को कवर करता है। अब जब 7 चक्कर लगाए तो 7 परिधि हो गई, तो 7 × 2 पाई आर बराबर अपने पास है 1540। ओके, इतनी दूरी तय करी, तो यहां से त्रिज्या निकाल लो। वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या पूछ रहा है आपसे, रेडियस पूछ रहा है, कितना आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर 1540 डिवाइडेड बाय अपने को देखा 2, और यहाँ पर देखो 7 × 2 पाई आर 22/7, आर का मान हमें निकालना, पर 7 अपने पास है ऑलरेडी, 7 से 7 कट गया, 22 से काटा 7 बार 70, ये हो गया 35, तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी आ गई? 35। इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट जवाब है। कैलकुलेशन देख लेना, 7 से 7 कट चुका है, 22 से 7 154, 2 से कट गया 70, 35 बार, तो इसका आंसर क्या होगा? 35 मीटर इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 33वां क्या कह रहा है? यदि एक शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का 3 गुना है, एक शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्रपृष्ठ का कितना है? 3 गुना है। तो इसका मतलब हो गया, पहले को मैंने मान लिया पाई r1 l1, ये वक्रपृष्ठ शंकु का पाई r l होता है ना, दूसरे का पाई r2 l2, जिसका मतलब क्या है? ये 3 गुना है, तो लिख लिया मैंने 3/1 इसका मान।
अब क्या कह रहा है, दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 3 गुना है। ये देखो तिर्यक ऊंचाई क्या देखिए, दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 3 गुना है। इसका मतलब ये है कि L1 और L2 का जो अनुपात है वह 1:3। ये उल्टा दे रखा है आपकी बार। तो उनके आधारों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, यानी मुझे इसके लिए पहले त्रिज्या का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो यहां से पहले त्रिज्या का अनुपात निकालते हैं। ओके, त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे तो देखो यहाँ पर L1 L2 का L का मान रखा, L1 का मान रखा 1, L2 का मान रखा 3, रख दो यहाँ पर, तो R1 R2 के मान आएंगे अपने पास 3/1 तो हमारे पास ये है, और L2 ऊपर चला जाएगा तो 3 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। समझ आया? तो 9/1 आया हमारे पास। ये किसका अनुपात आया? त्रिज्याओं का। और जब त्रिज्याओं का अनुपात हमारे पास ये है तो हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। शंकु का आधार कैसा होता है? शंकु का आधार दोस्तों होता है वृत्ताकार। ओके, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। R1 का मान कितना है? R1 का मान 9, 9 का स्क्वायर 81, बिल्कुल सही है। और 1 का स्क्वायर 1, चेक कर लीजिए अपना आंसर एक बार, 81:9 है क्या? L2 ऊपर चला जाएगा, L2 का मान 3 है, L1 का मान नीचे आ जाएगा 1 है, तो 3 इंटू 3 9 और नीचे 1 हो गया, बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 81:1 इसका आधारों का क्षेत्रफल का अनुपात आएगा, 81:1, ऑप्शन 4 33वें क्वेश्चन में। अगला 34वां क्वेश्चन क्या है? यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि होती है तो उनके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया आरपीएससी ने और अधीनस्थ बोर्ड ने, कितनी बार कितने एग्जामों में आ चुका है ये क्वेश्चन, काफी हद तक पूछा जाता है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो उनके आयतनों में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। अब देखो आयतन जो होता है ना बेलन का, वो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, आर कितनी बार है? 2 बार, एच कितनी बार है? 1 बार। तो यहाँ पर 20% की वृद्धि दोनों में कर रहा है वो। तो देखो शुरुआत में 100 माना, पहली वृद्धि त्रिज्या में 120/100, एक साथ दूसरी वृद्धि 120/100, और उसके बाद ऊंचाई की बात करें उसमें भी 120/100 हमने लिख दिया एक साथ। ठीक है, तो यहां पर कर लीजिए, काट लीजिए, तो 12 का क्यूब 1728 होता है, और 10 का भाग लगा तो 172.8, तो अंतर कितना आया? अंतर आया 72.8%, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आरपीएससी ने काफी बार एग्जाम में पूछा है, अधीनस्थ बोर्ड ने तो पूछा ही पूछा है, आरपीएससी ने भी काफी बार पूछा है। तो 72.8% इसका क्या है? राइट आंसर है 34 में। 35 की बात करें, क्या कह रहा है? दो घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है। तो घनों का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो पहले की भुजा मान ली A1 क्यूब, दूसरे की भुजा क्या मान ली? A2 क्यूब। इसका मान है 8:125। तो भुजा का अनुपात अगर निकालेंगे तो A1/A2 बराबर 2/5। ये हो गया भुजाओं का अनुपात। तो कोर का मतलब होता है साइड, इंग्लिश में बोलते हैं साइड, हिंदी में भुजा ही बोलते हैं, तो वही 2:5 ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या आंसर आया? 2:5 ही आंसर आया इसका। अगला 36वां क्वेश्चन, एक खोज की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर और गहराई 4 मीटर है, तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? आयतन, आयतन हमेशा क्या होता है? बेस का क्षेत्रफल। बेस का क्षेत्रफल कितना होगा? 3 गुना 2.5 इंटू उसकी हाइट, और ये किस में आएगा? मीटर क्यूब में, और 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर भरा जा सकता है, तो ये लीटर में कन्वर्ट कर दिया। चलो सॉल्व कर लो इसको। 25 गुना मतलब 2.5 गुना 4 10, 10 गुना 3 30, तो 30,000 लीटर इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? एक घड़ी में मिनट की सुई आपको बोल रहा है 11 सही 1/9 मिनट में घूमेगी। आपसे पूछ रहा है कितने डिग्री का कोण बनाती है, आपको ये देख रहा है। तो हमें एक छोटी सी बात पता होना चाहिए कि घड़ी की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? वो कोण बनाती है 6 डिग्री का। कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। आपको अगर नहीं मालूम तो देख लीजिए, पूरी घड़ी जब मिनट की सुई घूमती है तो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाया उसने? 6 डिग्री का। और इतने मिनट का बोल रहा है, तो ये हो गया 100/9 गुणा 6 से गुणा कर लिए, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो इसको काट लेते हैं हम लोग। तो ये 2/3 तो आ गया 200/3, और 200/3 को अगर हम देखें तो 66 से ही 2/3 होता है बेटा। तो 66 डिग्री का कोण तो पूरा पूरा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और ऑप्शन हमारे पास है, साफ साफ दिख रहा है 66 आ गया। तो इसका और एक ही ऑप्शन था, तो इसको जाके करने की जरूरत है नहीं अपने को। तो ये अपने पास आ गया 66, और उसके बाद आप उसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, मिनट सेकंड के हिसाब से। अब देखो टेन थीटा बराबर, टिग्नोमेट्री आ गई। तो टेन थीटा बराबर बेटा क्या दे रखा है? टेन थीटा बराबर है 2 - √3। अच्छा, मुझसे पूछ क्या रहा है? टेन 90 - थीटा। अब देखो टेन 90 - थीटा क्या होता है दोस्तों? टेन 90 - थीटा होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा होता है हमारे पास। और कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। और टेन थीटा का मान अपने पास है 2 - √3। इसका आप परिमेकरण कर लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 2 + √3,
तो नीचे आएगा एक, ऊपर आएगा 2 प्लस रूट 3। इसको आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे की क्या है, संयुग्मी है, कॉन्ग्रुजेंट है। यहाँ पर होगा 2 प्लस रूट 3 इसका आंसर है। अगर यहाँ पे मान लो 2 प्लस रूट 3 होता तो दूसरा क्या होता, 2 माइनस रूट 3 इसका आंसर होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ए प्लस बी, ए कॉस थीटा, सॉरी, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर, यहां पर एम है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, मतलब पीपीटी में मिसप्रिंट है, और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एन है। ये आपको दे रखा है, मुझसे पूछ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि एक ट्रिग्नोमेट्री की क्लास भी आप लोगों के लेकर आऊं, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन हमारे सीईटी में और हमारे इसमें आरपीएससी पूछता है, तो उसमें क्या करना है। देखो यहाँ पर आप थीटा का मान रख लो, मैंने थीटा का मान 0 डिग्री रख लिया है। यहाँ पर केवल साइन कॉस में 0 रखने पर बेस्ट रहता है। 0 रखा तो कॉस 0 का मतलब होता है 1, ये हो गया ए, ये हो गया 0, ए गुणा 1 प्लस बी गुणा साइन 0 का मतलब होता है 0, बराबर आया एम। तो यहाँ पर बेटा अपने पास क्या हो गया, अपने पास या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कहीं, या तो माइनस होगा, बट कोई नहीं, आंसर जो है वो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर ए का मान आया एम, ऐसे दूसरे समीकरण में रख दो, इसमें रखोगे तो यहाँ पर साइन ए 0 हो जाएगा आपकी बात, तो ए गुणा साइन 0 का मतलब 0, और अगर मान लो यहाँ माइनस भी होता क्वेश्चन में, आई थिंक मेरे ख्याल से माइनस है, ठीक है, तो माइनस बी गुणा, और कॉस का मान 1 होता, इसका मान एन होता, तो माइनस बी बराबर एन होता, तो बी का मान माइनस एन हो जाता। अगर ऐसा है तो मुझसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो बताओ ए का मान है एम स्क्वायर प्लस बी का मान है एन स्क्वायर। चलिए, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, बस सीधा सीधा आंसर आ गया। तो क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एक तरीका तो ये था, ये बहुत इजीएस्ट वे होता है इसको करने का। सेकंड तरीका क्या होता है कि आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, दोनों तरफ क्या करो, होल स्क्वायर करके जोड़ लो, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए। तो जब होल स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान निकल के आएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से नीचे, क्योंकि हमारे सिलेबस में 90 डिग्री से नीचे ही सारे कोण की बात करता है। लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये हम क्लास में बताते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो इसका मतलब है 45 डिग्री पर बात कर रहा है वो। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस केवल एक ही एंगल पे समान होते हैं 45 डिग्री पर। तो आपसे जो पूछ रहा है उसमें थीटा का मान 45 रख दो, तो 2 कॉट 45 का मतलब क्या हुआ 1, ठीक है, स्क्वायर करने पर भी 1 रहेगा। कॉस 45 का मतलब 1/√2, स्क्वायर किया तो 2 आ गया, 1/2, और 1 का 1, 2 और 1 3, तो 3.5 इसका आंसर है, और 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री भी कितनी आसान है, अगर चीजों को, बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से किया जाए तो वो भी आसान है हमारे लिए। अगला है 41वां, ये पूछ रहा है आपसे इसका मान। तो देखो यहाँ पर जब भी ऐसा ऊटपटांग एंगल दिया जाना है तो पहले दिमाग में लाओ क्या इसका पूरा कोण हमारे पास है क्या। बिल्कुल, 47 का पूरा कोण 43 है। तो अगर मैं साइन 47 को कॉस में बदलूं तो कॉस 43 ऊपर होगा, नीचे भी कॉस 43, इसका मतलब हो जाएगा 1, खत्म। ये भी हमारा 1 हो जाएगा, खत्म। और साइन 45 का मतलब 1/√2 होता है, क्या होता है 1/√2, इसका स्क्वायर किया तो 1/2, तो ये कट गया 2 बार, तो ये हो गया 2 + 4, टोटल हो गया 4। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर है। ये कितना आसान था ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, सूर्य की रोशनी में एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई की √3 गुना है। ये लो, ये स्तंभ है, इसकी छाया की लंबाई ये रही, और ये क्या बोल रहा है, छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई की √3 गुना है। तो ये 1 है, तो ये क्या हो गई √3। ये कौन से एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल बात कर रहा है 30 डिग्री की। ठीक है, बस ये 3 डायग्राम हम पढ़ाते हैं, जिसे मैं बता देता हूं आपको 3 डायग्राम कौन कौन से। आप सीधा सा डायग्राम है, अगर आप 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो हमेशा इसका और इसका रेशियो क्या होगा, 1 और √3, ये होगा 2। अगर 60 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 60 में ये 60 डिग्री है, तो ये जो वैल्यू है पलट जाएगी, ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा। ये डायग्राम की स्थिति है, आप इनको रटने का मतलब ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये बनता टेबल के फॉर्मेट से, ये कॉन्सेप्ट से बनता है। अगर ये 45 है तो बेटा ये 1, तो ये क्या होगा √2 हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 30 डिग्री इसका करेक्ट जवाब है। ओके, अगर ऐसे बोलता कि यहाँ पर स्तंभ की लंबाई छाया की लंबाई की √3 गुना है, तो आंसर क्या होता 60 डिग्री, और बोलता दोनों की लंबाई समान है तो क्या बोलते 45 डिग्री। ठीक है, पटवार में भी क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, मतलब पिछली बार जब पटवार हुआ था उसमें भी पूछा था, तो उसमें आंसर था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दुगना बोला था, दुगना कहीं होता ही नहीं है। किसी मीनार की चोटी से उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। चलो थोड़ा सा टिपिकल है आपके लिए, ये 15 डिग्री है। ठीक है, और आगे कह रहा है मीनार की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ये 30 डिग्री हो गया, कितना चला, यहां से तक 100 चला। ठीक है, मुझसे बोला मीनार की ऊंचाई, मैं इसको मान लेता हूं x,
इसको मान लेता हूं h। अब दो तरीके, शॉर्टकट से भी कर सकते हो और मेथड से भी कर सकते हो। तो शॉर्टकट आपको अभी आ भी जाएगा क्योंकि 15 डिग्री के लिए समझाना पड़ेगा वैल्यू। तो मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूं। तो अगर मैंने इस त्रिभुज को लिया तो tan 30 डिग्री ले लिया। क्यों लिया tan क्यों लिया? क्योंकि लंब और आधार का रिलेशन लिया, इसका मतलब है h बटा एक्स। एक्स मेरे किसी काम का नहीं है, इसका मतलब 1/√3 होता है। तो यहां पर x का मान आएगा √3 गुणा h। ओके, पहली इक्वेशन। दूसरी बना लो, अब पूरा त्रिभुज ले लो। तो tan 15 डिग्री ले लिया, लंब कितना है वही h, आधार कितना है x प्लस 100, रख दीजिए बस। इसका मतलब होता है 2 माइनस √3 इसका मान होता है tan 15 का। h बटा x का मान कितना है? x का मान है √3 h प्लस 100। ठीक है, तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर अपना निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपने को h का मान निकालना है, सॉल्व कर लेते हैं पूरे को। तो इसको गुणा करो, तो ये हो जाएगा अपने पास, पूरा गुणा करना पड़ेगा, ध्यान रखना। उसको चाहो तो पलट के भी लिख सकते हो, इजी करना चाहो तो एक बार में भी कर सकते हो, बट चलो गुणा कर लेते हैं अपन लोग इसको पूरे को। तो इसको इससे पहले 2 को गुणा किया तो 2 √3h, फिर 2 को गुणा किया 200, फिर इसको इससे गुणा किया तो 3h, फिर इसको इससे गुणा किया तो 100 √3। ओके, बराबर h बचा। अब h को एक तरफ ले जाओ सबको, और फिर उसके बाद नॉर्मली आपको सॉल्व करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देख लेते हैं इसको आंसर अब। तो यहां पर h को एक तरफ लिया है और सबको उधर भेज दिया। तो अब देखो जरा, ये 3 है प्लस माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाया तो 4 में से 2 √3 घटाया, h कॉमन ले लिया, ये सब उधर लेके गया हूं। अब 100 और 100 दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा 2 माइनस √3। अब देखो यहां से जरा देखो, h का मान मुझे निकालना है। तो 100 ब्रैकेट में 2 माइनस √3 अपने पास है, डिवाइडेड बाय इसको करूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा तो ये भी 2 माइनस √3 बचेगा, कट गया। ये तो सीधा आंसर कितना बचा? 50 मीटर मीनार की हाइट बच गई है। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर है 43वें क्वेश्चन का। चलो 44वां देखते हैं क्या है। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और माध्य का अंतर 12 है, तो पूछ रहा है बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात करो। तो आपको पता होना चाहिए स्टैटिक्स में कि माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध क्या होता है। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यहाँ एक्स बार तो अपना माध्य है, एम हमारी माध्यिका है और जेड हमारा क्या है? बहुलक होता है यहाँ पर। अब मुझे माध्यिका और माध्य का अंतर दे रखा है और मुझे पूछा बहुलक और माध्यिका का अंतर। तो बहुलक में से माध्यिका घटाओ, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो घटा दो। बहुलक में से माध्यिका घटाए तो एक माध्यिका यहाँ कम हो गई, तो हो गया 2m माइनस एक्स बार। अब देखो 2 का 2 और इसका पूरे का मान कितना है अपने पास? अंतर 12 है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 24। तो बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना है? 24। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? माध्य विचलन सबसे कम होता है, बिल्कुल माध्यिका में होता है। ठीक है, माध्य विचलन बोला है इसके अंदर, ढंग से पढ़िएगा, वर्ड क्या है? माध्य विचलन सबसे कम माध्यिका में होता है। इसके बाद बात करें, समांतर माध्यम में विभिन्न मूल्यों के वर्गों का योग, अगर केवल योग पूछता तो शून्य होता, पर वर्गों का योग हमेशा क्या होगा? न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। मैं स्टैटिक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा जल्दी एक, ठीक है, जिससे आपके काफी सारे एग्जाम्स हैं जिसमें काम आता है ये। ठीक है, किस माध्यम में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम प्रभाव होता है? ढंग से वर्ड पढ़ना, न्यूनतम। देखो सर्वाधिक प्रभाव तो समांतर माध्यम में पड़ता है, लेकिन सबसे कम पड़ता है जो पड़ता है बहुलक पर। ठीक है, ये पेपर में अभी क्वेश्चन हमारे अभी भी पूछा गया था। किस पेपर में पूछा गया था? ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि और माध्यिका में बिल्कुल नहीं पड़ता। ये चीज 3 बात याद रखो, समांतर माध्य पर, समांतर हो चाहे कोई माध्य हो, सर्वाधिक पड़ेगा, बहुलक पे न्यूनतम पड़ेगा और माध्यिका पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। किसी कक्षा में 11 विद्यार्थियों के गणित के प्राप्तांक आपको दे रखे हैं, 11 प्राप्तांक है ये, 3 3 6 और 5 11। ठीक है, इनकी माध्यिका, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? सभी को एक सीक्वेंस में लिखकर आपको क्या करना पड़ता है? सीक्वेंस में रखना पड़ता है और बीच का जो नंबर है वो माध्यिका होगा। सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 20, काट दो। उसके बाद 20 के बाद कौन सा नंबर है? 25, काट दिया। 25 के बाद अगर हम बात करें, सीधा मुझे दिख रहा है शायद 36। ओके, ठीक है, 36। उसके बाद 36 के बाद आई थिंक 40, 40 के बाद हम बात करें 43, नहीं 41 है पहले, फिर 43। चलो दोनों काट दिए, 41 43, फिर 45, फिर 47 है, फिर 47 के बाद 54 है, फिर 55 और 62, हो गए 12।
मतलब 11 के 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सबसे बीच में कौन है? 1 2 3 4 5, छठे नंबर पे देखो कौन है? 43। जो सबसे बीच में होगा वो आपकी क्या होगी? माध्यिका। कभी कभी बीच में 2 नंबर मिल जाते हैं तो उन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए। तो 43 इसकी क्या है बेटा? माध्यिका। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो और अभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है अधीनस्थ बोर्ड इस बार कॉपी कर ले, क्योंकि इतने सारे जब पेपर लेगा वो 4 को, 5 को और 11 को पेपर लेगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना क्वेश्चन रिपीट करेगा। एक शहर की जनसंख्या किसी वर्ष में 2.5 लाख थी, उस वर्ष मृतकों की संख्या 3000 थी, तो शहर में अशोधित मृत्यु दर, सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज जैसे निकालते हैं वही निकालना है। पर परसेंटेज हमेशा किस पर निकालते हैं बेटा? 100 पर, और ये किस पर निकलेगा? 1000 पर। तो ये 3000 हुआ, किस पर? अशोधित पूछ रहा है। ये 2.5 लाख पर गुणा 1000, बस काम खत्म। 3 जीरो कट गई है यहाँ पर, ये कट गया, 25 से कटा 12 बार, तो 12% के हिसाब से 12% मतलब वही 1000 वाला परसेंट वाला है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या है? किसी वस्तु का मूल्य वर्ष 2006 में 250 रुपए था। 2006 में बेस, 2010 में 350 रुपए हो जाता है, तो 2006 को आधार मानते हो, 2000 वर्ष का मूल्य सूचकांक क्या होगा? तो बेटा 350 हो गया, वृद्धि कमी नहीं निकालनी होती है, इसका सूचकांक कितना हो गया? तो 350 बटा 250 गुणा 100। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा, 0 0 कट गया, ये कट गया हमारा 4 बार, तो 140 इसका मूल्य सूचकांक होगा। तो इस तरह से 2013 का जो पेपर पहले कैंसिल हुआ था, उस पेपर में जो जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको सारे बता दिए। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, अच्छे क्वेश्चन भी लगे होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को देख के आंसर निकाल सकते हो। तो केवल आपको क्रिकेट खेलना है एक तरह से, यहाँ पर केवल बस क्वेश्चन देखा और आंसर क्लिक करना है, लेकिन उसके लिए बेसिक आपको पढ़ना जरूरी था। कुछ क्लासेस मेरी यूट्यूब पे पढ़ी हैं, आप उनको पढ़िए, डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आप इस क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और कोई डाउट होगा तो मुझसे जरूर पूछेंगे। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूं आपसे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।